हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही, रहे थोथा दई उड़ाए। कबीर। जिस प्रकार से सूप द्वारा अनाज रख भूसे को उड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण कर दोषों का परित्याग करते हैं। कबीर। चलिए बच्चों, आगे अध्ययन करते हैं। मल्ली और उसकी बहन वल्ली अपनी गर्मी की छुट्टियों को लेकर उत्साहित हैं। उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाई है। वे सदैव अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं। क्या आप भी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं? उनका पहला पड़ाव हरियाणा है, जहां मल्ली और वल्ली की नानी जी का घर है। उनका घर बड़े बड़े खेतों से घिरा हुआ है। वे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाजों की ढेरियां देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी मामी जी और मामा जी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों से छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने में व्यस्त हैं। मल्ली और वल्ली ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनकी नानी जी उनकी जिज्ञासा देखकर समझाती हैं, हम इन कंकड़ों को इसलिए निकाल रहे हैं कि यह अनाज पकाने योग्य हो सके। वे घर के आसपास के क्षेत्रों में घूमते हैं और खेतों तथा मवेशियों को देखते हैं। उन्हें व्यस्त रखने के लिए नानी जी उन्हें आंखें बंद करके अनाज से छोटे कंकड़ चुनने की चुनौती देती हैं। किसी ठोस मिश्रण, वह पदार्थ जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। यह कणों के आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हों और सहजता से उठाए जा सकते हों, तो हाथ से छांटना एक सुविधाजनक विधि सिद्ध हो सकती है। दोपहर के खाने में मल्ली और वल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है। पुलाव खाते समय नानी जी देखती हैं कि मल्ली पुलाव में से साबुत काली मिर्च निकालकर प्लेट के किनारे रख रहा है। चित्र 9.1 देखिए बच्चों, ये मल्ली और वल्ली हैं। वल्ली मजाक में कहती है, वाह, यही हाथ से चयन करने की विधि है, अच्छी है ना। नानी जी उन्हें काली मिर्च के लाभ बताती हैं और मल्ली को इसे खाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कुछ समय पश्चात उनके मामा जी उन्हें खेतों में ले जाते हैं, जहां वे काटे हुए गेहूं के फूलों के गट्ठरों का अवलोकन करते हैं। कुछ फूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया जाता है। दोनों एक एक फूला उठाते हैं और उसमें लगे अनगिनत दाने देखते हैं। कुछ किसान फूलों को एक बड़े लकड़ी के लट्ठे पर पीट रहे हैं। जिज्ञासावश वल्ली मामा जी से पूछती है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मामा जी समझाते हैं, वे दाने पृथक करने के लिए फूलों को पीट रहे हैं। चित्र 9.2। फूलों से दाने पृथक करने की यह प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। किसान कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं। समय समय पर वे अपने काम के साथ लय में लोकगीत भी गाते हैं। अनाज के अलग किए गए दाने भूसे की ढेरियों में मिल जाते हैं। वल्ली मुस्कुराते हुए मल्ली से कहती है, क्या किसान इतनी सारी भूसी में से अनाज निकालने के लिए उसे हाथ से छाटेंगे? वह सोचती है, किसानों को इन्हें अलग करने में कितना समय लगेगा। आइए वल्ली द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें। अपने क्षेत्र के लोकगीत खोजें और अपने मित्रों के साथ गाकर आनंद लें। सीखें और आनंद लें। क्रियाकलाप 9.1। आइए खोजें। मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली के दाने लें और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच रगड़ें। क्या होता है? क्या मूंगफली के दानों से छिलके पृथक करना संभव है? अब इसमें फूंक मारें। आप क्या देखते हैं? हटाए गए मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दानों में से कौन सा भाग उड़ जाता है? आपने देखा होगा कि फूंक मारने से भारी भाग से हल्के भाग अलग हो जाते हैं। आपके विचार में किसान इतनी सारी भूसी से अनाज कैसे अलग करते हैं? पारंपरिक रूप से मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए सूप यानी बांस से निर्मित एक पात्र का उपयोग किया जाता है। चित्र 9.3 देखिए बच्चों, यह सूप है।
अगले दिन उनके नाना जी उन्हें ये प्रक्रिया दिखाने के लिए खेतों में ले जाते हैं। मल्ली और वल्ली देखते हैं कि खेत में एक किसान ऊंचे चबूतरे पे खड़ा है। ये देखिए बच्चों, ये किसान ऊंचे चबूतरे पे खड़ा है। किसान उस सूप को, जिसमें थ्रेश किए गए गेहूं के दाने हैं, वायु की दिशा में हिला रहा है। चित्र 9.4। चित्र 9.4 से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या गेहूं के दाने और भूसी दोनों अवयव एक ही स्थान पर गिरते हैं? गेहूं के दाने और भूसी में से कौन सा अवयव उड़कर दूर चला जाता है? क्या पवन दो अवयवों को पृथक कर सकती है? ये देखिए बच्चों, वायु की दिशा इस ओर है। सूप में से अनाज गिराया जा रहा है, जिसमें भूसा और अनाज दोनों हैं। अनाज भारी है, सीधा गिर रहा है, और हवा के प्रवाह से भूसा हल्का है, जिस वजह से भूसा थोड़ी दूर जाकर गिर रहा है। इस प्रक्रिया से देखिए, अनाज और भूसा दोनों अलग अलग हो रहे हैं, और इस प्रक्रिया को ओसाई यानी कि विनोइंग कहा जाता है। मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की यह विधि ओसाई यानी कि विनोइंग कहलाती है। क्या आपने अपने घर पर इस प्रकार की प्रक्रिया होते हुए देखी है? चलिए बच्चों, और भी जानें। तकनीकी विकास के फलस्वरूप थ्रेशर नामक थ्रेशिंग मशीनें निर्मित की गई हैं। इन मशीनों का उपयोग फूलों से भूसी और अनाज के दानों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये मशीनें थ्रेशिंग और ओसाई दोनों कार्य एक साथ करती हैं। देखिए बच्चों, यह थ्रेशिंग मशीन है। अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पिताजी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने जाने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। वल्ली अपनी मामी जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है। देखिए बच्चों, वल्ली, ये क्या लिखा है वल्ली के बारे में? वल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही है। आप इसकी सहायता कैसे करेंगे? चलिए आगे देखते हैं। वल्ली, क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी सहायता करूं? मामी जी, आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। वल्ली, हम इसे कैसे करते हैं? मामी जी, हम इसके लिए चालनी का प्रयोग करते हैं। चालने से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जैसा कि चित्र 9.5 में दिखाया गया है। बड़े कण जैसे चोकर और छोटे कंकड़ चालनी में रह जाते हैं। ध्यान से चालनी का अवलोकन करें। क्या चालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के हैं? यदि चालनी में छिद्र पदार्थों से बड़े हों, तो क्या छानना प्रक्रिया काम करेगी? चालनी से गुजरने वाले कणों और चालनी पर रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है? जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं, तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी निर्माण स्थलों पर रेत के कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए चालनी का उपयोग होते देखा है? अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं, जहां वे नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं। कुछ करने के लिए कुछ और। साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाएं और चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। मल्ली पूछता है, नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र जल से, घनश्याम भाई उत्तर देते हैं। समुद्री जल पानी में घुले विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में रखा जाता है, जहां ये धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। चित्र 9.6। फिर लवण के इस मिश्रण को शोधित कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। करने के लिए कुछ और। भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाएं जिनमें साधारण नमक पाया जाता है। इसका एक स्रोत राजस्थान में सांभर झील है। आइए हम स्वयं क्रियाकलाप करके पता लगाएं कि नमक के विलयन से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 9.2। आइए अवलोकन करें और रचनात्मक बनें। एक कटोरी या कोई भी पात्र लें और उसे जल से आधा भरें। उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डालें और तब तक हिलाते रहें जब तक वह घुलकर विलयन ना बना ले। एक काले या गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा लें और उस पर नमक के
इस विलयन की कुछ बूंदें डालें। चित्र 9.7 क। यह देखिए, आप इस नमक के विलयन से कागज पर अपने पसंद की कोई भी कलाकृति बना सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इसे सूखने दें और अवलोकन करें। चित्र 9 ख, ये देखिए सूखने के बाद, और चित्र 9.7 ग, ये रही कलाकृति। मोटे काले कागज पर फैले भी नमक की विलयन की ये बूंदें हैं। क्या आपने कभी गर्मियों के समय गहरे रंग के कपड़ों पर सफेद धब्बे देखे हैं? ये धब्बे कैसे बनते हैं? क्या आपको कागज पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं? आपको क्या लगता है कि कागज पर क्या बचा है? कागज छूकर आप नमक की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। पानी कहाँ लुप्त हो गया? जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नामक अध्याय का स्मरण करें। आइए उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे जांच करें। क्या आप जानते हैं, समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्रायः इन सामग्रियों जैसे औषधीय पौधों की जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहता है। क्रियाकलाप 9.3, आइए जांच करें। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक का विलयन यानी क्रियाकलाप 9.2 में तैयार किया गया लें। यदि चीनी मिट्टी की डिश उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य उपयुक्त पात्र का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों, इस चित्र को देखिए, 9.8 को। चीनी मिट्टी की ये डिश है और ये देखिए, ये स्पिरिट लैंप है, ये तार की जाली है। अब देखिए इसमें आगे क्या करना है। इसे गर्म करें और जल उबल कर उड़ जाने दें, जैसा कि चित्र 9.8 में दर्शाया गया है। इस प्रकार चीनी मिट्टी की डिश को ठंडा होने दें। आप क्या देखते हैं, चीनी मिट्टी की डिश में क्या बचा है? क्या आपको नमक वापस प्राप्त हुआ? आप चीनी मिट्टी की डिश में नमक की उपस्थिति को अपनी उंगली से रगड़कर महसूस कर सकते हैं। सावधान, चीनी मिट्टी की डिश को गर्म करते समय सावधान रहें। ये देखिए बच्चों, ये चीनी मिट्टी की डिश है, ये जाली है और ये स्पिरिट लैंप है, जलाया गया। पानी वाष्पित हो जाएगा तो इस विलयन में जिसमें कि हमने नमक घोला था, पानी वाष्पित हो गया, मात्र नमक बचेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए बालक क्या कह रहा है। क्या कोई ऐसी विधि है जिसमें मैं नमक और पानी दोनों प्राप्त कर सकता हूँ? चित्र का अवलोकन करें। क्या ये प्रश्न का उत्तर देता है? क्या आप इससे संबंधित प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं? ये देखिए, इस चित्र में पानी जो है इस केतली में रखा है और इस केतली में यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये ढक्कन लगाया गया है जिससे कि ये जो भाप बनकर जो पानी बच रहा है वो अलग बर्तन में इकट्ठा हो रहा है और इसमें से जो ये पानी वाष्पित हो जाएगा केतली में से, तो नीचे नमक बच जाएगा। इस प्रक्रिया में नमक और जल दोनों ही हमें प्राप्त हो गए, पृथक पृथक, अलग अलग। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। अब समय आ गया है कि मल्ली और वल्ली दक्षिण भारत के पुडुचेरी में रहने वाले अपने दादाजी और दादी जी से मिलने जाएं। वे अपने पुराने पड़ोसी मित्र बालन से मिलने के लिए उत्साहित हैं। पुडुचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने समय की बातें याद करने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई है और दादाजी की चाय का समय हो गया है। दादाजी, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। बच्चे, हम भी आपकी सहायता करेंगे। चाय बनाते समय दादाजी एक कप चाय बनाने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव दिए। बालन, चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्तियों को कैसे अलग करते हैं? दादाजी, स्पष्ट है, चालनी के द्वारा। आप जानते हैं कि यदि हमारे पास चालनी नहीं है तो भी हम अधिकांश चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। वल्ली, वह कैसे? दादाजी, चाय वाले बर्तन यानी उस पात्र को उस कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दें और फिर चाय को धीरे धीरे कप में उड़े लें, 9.9 की भांति। वल्ली, अरे हाँ, और तब चाय की पत्तियां नीचे रह जाएंगी। ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब बर्तन को तिरछा कर जल यानी द्रव को हटाया जाता है तो यह प्रक्रिया निस्तारण यानी कि डिकेंटेशन कहलाती है। हमारे आसपास की सामग्री अध्याय में आपने पढ़ा कि तेल जल में मिश्रित नहीं होता है
और कुछ समय तक बिना हिलाए रखने पर एक अलग परत बना लेता है। तेल और जल को पृथक करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? दादाजी, लेकिन फिर भी मेरे मुंह में चाय की कुछ पत्तियां आ जाती हैं क्योंकि निस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह चाय पत्तियां चाय से अलग नहीं होती हैं। अब बालन, अच्छा, इसका अर्थ यह है कि इसको अलग करने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। दादाजी, बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा बच्चों, अब चाय तैयार है। मल्ली ताक से चाय की चालनी उठाता है और अपने दादाजी को देता है। दादाजी, आइए, अब मैं चाय को इस चालनी से छानता हूँ। तुम देख सकते हो कि सारी चाय की पत्तियां चालनी में रह जाती हैं। चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने की इस प्रक्रिया को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। बालन मल्ली से पूछता है कि क्या वह मटमेले जल के निस्यंदन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकता है। आओ, क्यों ना हम स्वयं करके इसका पता लगाएं। दादाजी, साथ ही मटमैले जल को कपड़े के टुकड़े से भी छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखिए। मल्ली, हमें कपड़े का टुकड़ा क्यों उपयोग करना चाहिए? दादाजी, कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागों के बीच छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। कपड़ों के इन छिद्रों का उपयोग छानने के लिए किया जा सकता है। प्राचीन काल में भी लोगों ने इस पद्धति को अपनाया। यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है, तो अशुद्धियां फिल्टर पत्र का उपयोग करके अलग की जा सकती हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चलिए देखिए ये बालिका क्या सोच रही है। स्वच्छ जल पाने के लिए मुझे कपड़े की कितनी परतों का उपयोग करना होगा? क्रियाकलाप 9.4, आइए प्रयोग करें। चित्र 1.10 में दिखाए अनुसार आप स्वयं फिल्टर पत्र मोड़कर उसका एक शंकु यानी कोन बनाने का प्रयास करें। ये देखिए बच्चों, एक फिल्टर पत्र, इसकी आकृति गोल है। एक तह यानी हमने इसमें एक फोल्ड किया, दो तह, अब इसमें दूसरा फोल्ड किया और फिर इस तरीके से बीच से दबाकर ये शंकुकोण तैयार हो गया। इसे इस शंक्वाकार फ्लास्क पर रखी कीप यानी फनल के अंदर रखें और इसमें मटमैला पानी डालें। चित्र 9.11, ये देखिए, इसे कीप पर इस प्रकार रखा गया और मटमैला पानी इसमें डाला गया। बच्चों, यह त्रिपाद स्टैंड है यानी 3 पैरों वाला स्टैंड, शंक्वाकार फ्लास्क है ये। आपने क्या अवलोकन किया? क्या मिट्टी के कण फिल्टर पत्र से होकर निकल जाते हैं? कीप से निकलने वाला जल शंक्वाकार फ्लास्क में एकत्रित हो जाएगा। आपको फिल्टर पत्र पर अवशेष के रूप में मिट्टी और शंक्वाकार फ्लास्क में निस्यंद्र के रूप में स्वच्छ जल मिलेगा। चलिए और भी जानें। फिल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। निस्यंदन का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। क्रियाकलाप 9.5, आइए डिजाइन करें और बनाएं। वल्ली अपनी दादी जी के साथ प्रकृति की सैर पर जाती है और एक तालाब से थोड़ा जल एकत्रित करती है। उसे जल में कुछ अवांछित पदार्थ दिखाई देते हैं। कम लागत की सामग्रियों का उपयोग करके जल के निस्यंदन के लिए एक कार्यकारी मॉडल की योजना बनाएं और इसका निर्माण करें। क्या आप जानते हैं, टी बैग यानी चाय की पत्ती की थैली पहले रेशम और मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी, क्योंकि चाय की पत्ती को रोक लेती थी। जल इनके आर पार निकल सकता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था। बाद में लोग जाली या मलमल के कपड़े का उपयोग करने लगे। अंततः उन्होंने फिल्टर पत्र का उपयोग करना आरंभ किया, जिससे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं। इस चित्र को बच्चों ध्यान से देखिए। मल्ली और वल्ली अपने दादाजी और उनके मित्र अटुक्कम के साथ पास की नदी में नौका विहार के लिए जाते हैं। अटुक्कम एक मछुआरे हैं। जैसे ही वे मछली पकड़ने का जाल डालते हैं, तो पानी जल से बाहर बह जाता है। वल्ली को पहले सीखी हुई निस्यंदन का की विधि का स्मरण हो जाता है। वह समझती है कि मछली पकड़ने की यह विधि बहुत कुछ उसी के समान है। मल्ली जल में फंसी मछलियों के साथ प्लास्टिक की थैलियां, टूटी बोतलें, खाद्य सामग्रियों के पैकेट और एक बड़ी मछली के मुंह में फंसी प्लास्टिक की नली देख स्तब्ध हो जाता है। आइए
नदी और महासागरों में प्रदूषण के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कविता की रचना करें। यहाँ कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, इनमें कुछ और पंक्तियां जोड़ें। समुद्र में तैरती थी छोटी मछली कोई लाश, नन्ही सी प्यारी सी थी वो सबकी खास। एक दिन प्लास्टिक का एक बड़ा टुकड़ा बहता हुआ आया, गर्दन कोई लाश की फंस गई, दर्द ने उसे तड़पाया। मम्मी मछली रोए और पापा पुकारे कोई लाश, पर धीरे धीरे बंद हो गई उसकी आंखें आज। प्रदूषण से भरे महासागर, मछलियां दम तोड़ रही, हमारे गलत कार्यों के कारण अब नन्ही कोई लाश नहीं रही। जल है जीवन का आधार, प्रदूषण से न करो इसे बेकार, इसको बचाना है सबकी जिम्मेदारी, यही तो है सबसे बड़ी समझदारी। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। खास करके महासागरों, नदियों, तालाबों, झीलों इत्यादि में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि इनमें जलीय जीव जंतु रहते हैं और यदि इनमें हम गंदगी करेंगे तो हमारे जलीय जीव जंतुओं के जीवन को खतरा होगा। अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें। आपके घर में कटोरे में रखा हुआ दूध फट गया है। अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें कि आप इसे किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप पृथक्करण की किस विधि का प्रयोग करेंगे। बच्चों, जब आप घर में दूध होता है वो फट जाता है, तो आपने देखा होगा आपकी माता जी या आपके घर में कोई भी बड़े हैं तो उस दूध को वो ढंग से गर्म कर लेते हैं। उसके पश्चात किसी मलमल के कपड़े से उसे छान लेते हैं और जो वो गाढ़ा मिश्रण प्राप्त होता है, या तो उसे किसी भारी चीज के नीचे दबाकर पनीर का निर्माण करते हैं, या उन्हें भूनकर कोई मिठाई बना सकते हैं, या सब्जियां भी बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मल्ली और वल्ली अपने दादा दादी जी का आशीर्वाद लेते हैं और बालन को शुभकामनाएं देकर मध्य प्रदेश के नगर भोपाल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रेलगाड़ी जब भोपाल पहुंचती है उस समय तीव्र धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है। वे मौसी के घर की ओर जाते समय एक ढाबे में छाछ पीते हैं। मल्ली ढाबे की दीवार पर लटकी बड़ी सी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से पूछता है। दुकानदार बताता है कि चित्र में घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसे मथना कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है मथना, ये प्रक्रिया है। इसमें एक देखिए ये घड़ा है, ये मथनी है और इसे इसमें दही वगैरह होता है जिसे मथा जाता है और मक्खन ऊपर आ जाता है। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरता है जबकि छाछ नीचे रह जाती है। देखें ये बालक क्या सोच रहा है। क्या आप रसोई घर में पाए जाने वाले एक उपकरण का नाम बता सकते हैं जो बिजली से चलता है और छाछ तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बताइए बच्चों उस उपकरण का नाम। जी हाँ, वो है मिक्सर ग्राइंडर। चलिए आगे चलते हैं। मौसी के घर पर उनका प्रवास आनंदमय रहा और वे घर लौटने पर अपनी सभी यादें अपने मित्रों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। अब उनका अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचने का समय आ गया है। शिलोंग में अपनी बुआ के घर पहुंचते ही वे बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते देखते हैं। काम करते समय उससे अचानक कुछ लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे में गिर जाती हैं। ये देखिए, बढ़ई हाथ से लोहे की कीलों को निकालने लगता है। बच्चे बढ़ई को रुकने के लिए कहते हैं। वे अपनी बुआ से चुंबक लेते हैं। वे बढ़ई से कहते हैं कि इस चुंबक को लकड़ी के बुरादे पर घुमाइए। सारी कीलें चुंबक से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाती हैं। चित्र 9.12। बढ़ई ने पृथक्करण की किस विधि का उपयोग किया। चुंबकों को जाने, अध्याय का स्मरण करें। वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। चलिए और भी जानें। आजकल पुनर्चक्रणकर्ता यानी रिसाइकलर अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। बच्चों इस चित्र में देखिए ये विद्युत चुंबक है। इस अपशिष्ट पदार्थ से लोहे की वस्तुएं अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। कई उद्योगों के अपशिष्ट में प्रायः अनुपयोगी लोहे की कतरनें स्क्रैप यानी आयरन होते हैं। इसे क्रेन में लगे चुंबक का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री के ढेर से अलग किया जाता है।
अनुपयोगी लोहे की कतरों का पुनर्चक्रण करके उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। मल्ली और वल्ली की छुट्टियां आनंदमय रहीं। उनकी यह मनोरंजक भारत की यात्रा उनकी स्मृतियों में स्थायी रूप से रहेगी। उन्होंने न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जानने का आनंद लिया, बल्कि पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न विधियों का भी ज्ञान प्राप्त किया। क्रियाकलाप 9.6। आइए खेल खेलें। निम्नलिखित वाक्यांशों को कागज की छोटी पर्चियों पर लिखें। नंबर 1, दालों से छोटे कंकड़ पृथक करना। नंबर 2, दही मथ कर मक्खन प्राप्त करना। नंबर 3, पके हुए दलिये या पोहे से हरी मिर्च निकालना। नंबर 4, तरबूज से बीज निकालना। नंबर 5, निर्माण सामग्री के मिश्रित ढेर से लकड़ी के बुरादे और लोहे की कीलों को पृथक करना। नंबर 6, माला बनाने के लिए विभिन्न फूलों के ढेरों में से गेंदे के फूल चुनना। नंबर 7, रेत से कंकड़ पृथक करना। नंबर 8, चावल के आटे में से नारियल के टुकड़े पृथक करना। नंबर 9, पानी से तेल पृथक करना। नंबर 10, नमक के विलयन से नमक पृथक करना। दो टोकरियां लें। इनमें से प्रत्येक उन दो प्रयोजनों में से एक को प्रदर्शित करती है जिनके लिए हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। दो दल बनाएं और देखें कि कौन सा दल अधिकतम सही प्रविष्टियां प्रस्तुत कर पाता है। सोचें और आरंभ करें। किसी एक अनुपयोगी अवयव को हटाना। दो भिन्न लेकिन उपयोगी अवयवों को पृथक करना। चलिए आगे देखते हैं। यह क्रियाकलाप आपके इस बोध का आकलन करने में सहायता करेगा कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा अध्याय 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर के साथ। गुड बाय एवरीवन।